ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम और मैंने कहा था कि यहाँ से दोबारा करेंगे IFRS 16 लीजेस। अच्छा, हमने कुछ टर्म डिस्कस की थी, यहां से मैं शुरू करूंगा। इंसेप्शन ऑफ लीज और कमेंसमेंट ऑफ लीज। अपने कॉपी, पेंसिल और कैलकुलेटर आपके पास होने चाहिए। आप प्रॉपर तरीके से बैठे होने चाहिए कि क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो ताकि जो चीज़ नोट करने वाली आप नोट भी कर सकें। देखिए, इंसेप्शन ऑफ लीज और कमेंसमेंट ऑफ लीज में फ़र्क क्या है? देखिए, जिस दिन आप लीज एग्रीमेंट में एंटर होते हैं, एग्रीमेंट हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि एसेट उसी दिन मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो जहां पर जिस डेट को आप समझ लें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको हम इंसेप्शन ऑफ लीज कहते हैं। जिस डेट को आपका राइट ऑफ यूज एसेट क्रिएट हो जाता है, उस डेट को हम कमेंसमेंट ऑफ लीज पीरियड कहते हैं। तो यहां दो मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं। इंसेप्शन ऑफ लीज हम कहते हैं द डेट व्हेन क्लासिफिकेशन ऑफ लीज इज मेड। जिस दिन हम लीज की क्लासिफिकेशन कर देते हैं, वो डेट आपकी इंसेप्शन ऑफ लीज कहलाती है। सपोज आज अगर मिस्टर ए और लेसर कंपनी के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट की बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ये लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी उस डेट को क्लासिफाई हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस इज द डेट ऑफ एग्रीमेंट। कमेंसमेंट वो डेट है व्हेन राइट ऑफ यूज on leased asset was established। जिस डेट को आपका राइट ऑफ यूज स्टैब्लिश होगा, उसी डेट को आप कमेंसमेंट डेट कहते हैं, ठीक है जी। अब इससे अगला पॉइंट आइएगा, लीज पीरियड। लीज पीरियड, अच्छा, ये सीखना यहां बड़ा जरूरी है कि लीज पीरियड जो है वो कितना अरसा होता है। लीज पीरियड कवर्स द टू पीरियड। द फर्स्ट इज द प्राइमरी पीरियड and second one is secondary period. But every time secondary period is not a lease period. Primary period is always equal to the lease period, ठीक है। what is primary period and what is secondary period? वो पीरियड जिसके दरमियान एग्रीमेंट होता है, मेन पीरियड जो है वो प्राइमरी पीरियड है। स्टैंडर्ड ने इसको डिफाइन किया है, व्हाट इज अ सेकेंडरी पीरियड। इसको हम एक्सटेंडेड पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। अब हर एक्सटेंडेड पीरियड लीज पीरियड नहीं है, यह भी याद रखना है, हर एक्सटेंडेड पीरियड लीज पीरियड नहीं है, ठीक है। तो उस सूरत में आप क्या करोगे, कैसे जज करोगे कि ये एक्सटेंडेड पीरियड है या नहीं? इसके लिए ज़हन में रखिएगा, व्हेन एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑप्शन is given to lessee and at inception of lease it is reasonably certain
that option shall be exercisable. Option shall be exercisable. So this is extended period. यानी जब आपके एग्रीमेंट के अंदर लेसी को ये ऑप्शन दी गई हो कि वो इस पीरियड को एक्सटेंड करवा सकता है, एंड इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज्ड एट द इंसेप्शन ऑफ डेट, तो याद रखिएगा कि वो एक्सटेंडेड पीरियड शैल बिकम द लीज पीरियड. फॉर एग्जांपल, आप एक लेसर और लेसी के दरमियान एग्रीमेंट होता है, लेसर एंड लेसी एग्रीमेंट के मुताबिक 5 इयर्स की लीज है और उसमें रेंटल जो लेसी ने पे करना है लेसर को वो 100,000 पर मंथ है, पर एनम है, चले सालाना ले लेते हैं 100,000 पर एनम. अच्छा, अब उसके बाद फर्दर वो कहता है जी 2 इयर्स का ऑप्शन है एक्सटेंडेड पीरियड की, एक्सटेंशन की, यानी लेसर लेसी को ये एग्रीमेंट में ऑफर दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है कि वो इसको 2 साल तक मजीद एक्सटेंड करवा सकता है. लेकिन ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इट इज रीजनेबली सर्टेन एट द इंसेप्शन ऑफ लीज दैट ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइजेबल. यानी मीन अब इसमें वो कहते हैं जी कि 2 साल में आपने जो रेंटल पे करना है वो 25,000 पर एनम है, एंड एट दैट टाइम द मार्केट रेंट जो है वो 90,000 पर एनम होगा. So it is very obvious that it is reasonably certain the option shall be exercisable. यानी mean कि lessee will extend the period and take advantage of this. वो extend करवाएगा, instead of 5 year वो 7 year की तरफ जाएगा. The extended period shall become a part of lease period. लेकिन मैंने पहले भी बोला कि हर extended period आपका lease period नहीं होगा, इसके लिए ये condition का होना बहुत जरूरी है. अब मैं आपके सामने एक छोटी छोटी एग्जांपल दे रहा हूं. ये पहली एग्जांपल जरा आप नोट कर लें तो ज्यादा बेटर है, लिखिएगा. कॉपी इसलिए मैंने कहा था पास रखिए, लिखिए. द लीज इज नॉन कैंसलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. यानी चले आप नहीं भी लिख रहे तो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं. वो ये लिख रहा है कि ये केस मेरे सामने है, 2-3 केसेस मैंने बनाए थे, इसमें देख लें. लीज इज नॉन कैंसलेबल, ये नॉन कैंसलेबल लीज है, और दैट एग्रीमेंट वाज मेड फॉर 3 years. हाउएवर Sher Khan Limited has had an option to extend the lease for further 2 years. Extension period जो है वो 2 years है, तो ओवरऑल लीज 5 year है ओवरऑल लीज. लेकिन अभी मुझे डिसाइड करना है व्हाट इज द लीज पीरियड, इधर 3 years और 5 years. इसके लिए आगे वो लिखता है शेर खान लिमिटेड इज रीजनेबली सर्टन दैट इट विल एक्सरसाइज द रिन्यूअल ऑप्शन. यानी वो ये क्लियर बता रहा है कि लेसी जो है वो रीजनेबली सर्टन है कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा. अगर एक्सरसाइज करेगा तो बताइएगा कि लीज पीरियड कितना होगा, इधर 3 year और 5 years. 5 years. 5 years, ठीक है, ये क्लियर हो गया. अब एक और सिनेरियो में ले रहा हूं. अब इसी को अगर मैं इस तरह चेंज करूं कि 3 साल की लीज है, द लीज इज अ नॉन कैंसलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years and in which Sher Khan Limited has an option to extend the period lease for a further 2 years. Sher Khan Limited is reasonably certain that the option shall not be exercised, या he will not fulfill या take advantage of the option. ये क्लियरली लिखा हुआ है, इट इज रीजनेबली सर्टन दैट द लेसी विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन. तो इस केस में मुझे बताइए कि 3 year होगी या 5 year होगी? 3 years. 3 year. सो इतनी सी बात याद रखनी है आपने
कि हर एक्सटेंडेड पीरियड लीज पीरियड नहीं है। अगर तो ये रीजनेबली सर्टन होगा तो ये एक्सटेंडेड पीरियड होगा, अगर रीजनेबली सर्टन नहीं होगा तो ये हम इसको एक्सटेंडेड पीरियड नहीं कहेंगे। ठीक है जी। एक और सिनेरियो लेते हैं, वो लिखता है लीज इज फॉर 10 ईयर्स पीरियड, यानी लीज जो है वो 10 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स, ड्यूरिंग विच द फर्स्ट 7 ईयर इज नॉन कैंसिलेबल। इसमें वो ये कहता है जो पहले 7 साल है वो नॉन कैंसिलेबल है, यानी लीज 9 साल 7 ईयर्स में किसी सूरत में कैंसिल नहीं हो सकती। नॉन कैंसिलेबल को ये भी मीनिंग नहीं लेते कि बिल्कुल कैंसिल नहीं हो सकती, लेकिन आफ्टर पेइंग द पेनल्टी वो कैंसिल होगी एंड द बर्डन ऑफ पेनल्टी शैल बी बोर्न बाय द लेसी। उसको हम नॉन कैंसिलेबल लीज कहते हैं। ठीक है। इससे आगे वो लिख रहा है शेर खान लिमिटेड हैज एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज। अब लेसी के पास ये ऑप्शन है कि वो लीज को टर्मिनेट कर सकता है, कैन टर्मिनेट द लीज आफ्टर 7 ईयर्स। लीज आफ्टर 7 ईयर्स। और फर्दर वो आगे लिखते हैं कि लेसी इज रीजनेबली सर्टन दैट इट विल एक्सरसाइज द टर्मिनेशन ऑफ ऑप्शन, यानी ये रीजनेबली सर्टन है कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। रीजनेबली सर्टन, तो बताइएगा लीज 7 ईयर की होगी या 10 ईयर की होगी, 7 या 10? सर 7। 7, क्योंकि यहां पर ऑप्शन का वर्डिंग गौर से देखिएगा। ऑप्शन ये है कैन टर्मिनेट द लीज आफ्टर 7 ईयर, और वो कहता है इट इज रीजनेबली सर्टन द लेसी शैल टर्मिनेट द लीज आफ्टर 7 ईयर्स। सो इसका मतलब है कि जब रीजनेबली सर्टन है कि वो 7 साल के बाद टर्मिनेट करेगा, इन अदर वर्ड्स वो उसको एक्सटेंड नहीं करेगा, उस सूरत में लीज पीरियड जो है वो 10 ईयर्स नहीं लेंगे, वो लीज पीरियड शैल बी द 7 ईयर्स। ठीक है जी। एक और इसी तरह केस देखते हैं, सेम इसी तरह, द लीज इज फॉर 10 ईयर्स पीरियड, यही 10 ईयर्स पीरियड है, एंड द लेस विच ऑफ फॉर एंड द फर्स्ट 7 ईयर्स आर नॉन कैंसिलेबल, और पहले 7 साल में वो कैंसिल नहीं कर सकता लेसी। एट द एंड ऑफ द 7 ईयर पीरियड लेसी हैज द ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज, वो टर्मिनेट कर सकता है। Lessee is reasonably certain that it will not terminate the lease. It shall not terminate the lease. It is reasonably certain कि वो 7 साल के बाद वो टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन reasonably certain ये है कि वो टर्मिनेट नहीं करेगा। तो बताइए फिर लीज पीरियड 7 होगा या 10 होगा? 10 ईयर। तो ये सिर्फ आपने जेहन में रखना है कि वर्डिंग को देखकर आपने डिसाइड करना है। स्टैंडर्ड में वर्डिंग ये है कि रीजनेबली सर्टन ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज एंड ऑप्शन इज रिलेटेड टू एक्सटेंडेड पीरियड, लेकिन अगर टर्मिनेशन की वर्डिंग ले लेता है वो से इन्वर्स हो जाता है। इस चीज का ख्याल रखते हुए लीज पीरियड लेना है, और ये बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन में, ये याद रखना है। क्यों? अगर मैं लीज पीरियड गलत लूंगा तो ऑब्वियसली जितनी भी कैलकुलेशन करूंगा लीज के अंदर वो सारी की सारी मेरी गलत हो जाएगी। तो लीज पीरियड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया कि जहां से हम सिलेक्ट करते हैं कि लेसी जो है वो कितने सालों तक वो लीज को कंटिन्यू करेगा। जितने सालों के लिए करेगा उतने साल की कैलकुलेशन करके हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, साथ साथ नोट करते जाना, मैं अरेज भी करता रहूंगा। रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, और एक होता है इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट।
तो रेट इम्प्लिसिट इन द लीज वो रेट है जहां पर जिससे अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूं लीज पेमेंट्स की, दैट शुड बी इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। इन शॉर्ट जिस पर लीज कैलकुलेट की जाती है, जिस रेट पर, उसको रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कहते हैं। अगर आपका रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज नॉट नॉन, तो फिर हम इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज करते हैं। मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जामिनर ने ओनली रेट इम्प्लिसिट इन द लीज दिया है, यानी RIL इज गिवन, ये गिवन नहीं है, तो मैं ऑब्वियसली क्या यूज करूंगा, रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको RIL गिवन नहीं है, आपको इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट गिवन है, IBR, तो फिर भी मुझे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं IBR से ही कैलकुलेट करूंगा। इसमें हमारी अजम्पशन ये होती है कि IBR इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको RIL भी गिवन हो, IBR इंटरेस्ट इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट भी गिवन हो, ऑलवेज रिमेंबर वी विल गिव प्रेफरेंस टू रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। हम इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट को नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने माइंड में रखनी है। कभी एग्जामिनर कभी कभी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट दे देता है, लेकिन ज्यादातर रेट इम्प्लिसिट इन लीज ही गिवन होता है, ठीक है। अब इस लीज में हमने चार चीजें पढ़नी है। ये देखिएगा, लेसी, लेसर, यानी पहले स्टेप पे हम डिस्कस करेंगे लेसी अकाउंटिंग, और ये सारा जो मैं लिखवाऊंगा ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेसी अकाउंटिंग। और फिर हम डिस्कस करेंगे लेसर अकाउंटिंग। और इस लेसी अकाउंटिंग में भी दो हिस्सों में डिवाइड करना है, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज। और फिर लेसर अकाउंटिंग में भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंस लीज से, उसमें हम लेसर अकाउंटिंग पढ़ेंगे और फिर लेसी अकाउंटिंग लेसी अकाउंटिंग और लेसर अकाउंटिंग, फिर ऑपरेटिंग लीज में हम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो दो आते हैं, या लेसी अकाउंटिंग देगा फाइनेंस लीज में, या लेसर अकाउंटिंग देगा फाइनेंस लीज में। लेसर अकाउंटिंग में एक अकाउंटिंग और भी आएगी, वो भी हम इसी में पढ़ेंगे, डीलर लेसर। वो सबसे ज्यादा आता है एग्जामिनेशन में, कि जो डीलर लेसर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर लेसर। हर वो कंपनी जो डीलर भी हो, यानी वो गुड्स को सेल भी करती है और साथ लीज कर रही हो, उसको हम डीलर लेसर कहते हैं। हर वो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और खुद आगे लीज भी दे रही है, उसको हम मैन्युफैक्चरर लेसर का नाम देंगे, ठीक है। तो उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो आम लेसर से जरा डिफरेंट है, ठीक है। वो उस वक्त जब आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं यहां से आगे ले रहा हूं फाइनेंस लीज। व्हाट इज फाइनेंस लीज, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक दफा फिर रिवाइज करता हूं। फाइनेंस लीज इज द लीज in which the risk and reward incidental to ownership is transferred to the lessee, यानी जिसमें रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो लेसी के पास आ जाए, ऑनरशिप से रिलेटेड, उस लीज को हम फाइनेंस लीज का नाम देते हैं, ठीक है। एंड व्हेन द रिस्क एंड रिवॉर्ड इज रिटेन्ड बाय द लेसर, देन द लीज इज ऑपरेटिंग लीज। इवन हमने 5 प्राइमरी कंडीशंस भी डिस्कस की थी कि इन कंडीशन में से एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाए तो लीज इज द फाइनेंस लीज। ये भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले आइएगा लेसी अकाउंटिंग। ऊपर आपने इसी तरह नोट्स बनाने, लेसी अकाउंटिंग, और ये बड़े हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो एक स्टेटमेंट लिखिएगा, बहुत जरूरी स्टेटमेंट है, लिखिए, at the commencement of lease, at the commencement of lease,
lessee shall recognize right of use asset, right of use asset, ये असल में लीज्ड एसेट है, लेकिन इसके लिए जो स्टैंडर्ड ने वर्ड यूज किया वो राइट ऑफ यूज एसेट एंड लीज लाइबिलिटी। इनिशियली जिस वक्त लीज रिकॉग्नाइज होती है बुक में, तो मैंने वर्ड क्या यूज किया, कमेंसमेंट ऑफ लीज। याद रखिएगा जिस दिन इंसेप्शन ऑफ लीज हो उस दिन लीज रिकॉग्नाइज नहीं होती। मैंने आपके लिए वर्ड यूज किया था द डेट ऑन विच द लीज इज वाज क्लासिफाइड। हाँ अलबत्ता ये याद रखिएगा इंसेप्शन ऑफ लीज वाले दिन ऑटोमेटिकली वो क्लासीफाई हो जाती है कि वेदर इट इज अ फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, लेकिन बुक्स में रिकॉग्नाइज तब होगी जब राइट ऑन यूज ऑफ एसेट विल क्रिएट इट। यानी जिस दिन एसेट मेरे पास आ गया, मेरे पास अवेलेबल फॉर यूज हो गया, मेरा ऑटोमेटिकली मैं उसको रिकॉग्नाइज करूंगा। इसलिए लीज की रिकॉग्निशन इंसेप्शन ऑफ लीज पे नहीं होती, रिकमेंसमेंट ऑफ लीज पर होती है। हाँ अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आज ही लीज एग्रीमेंट हुआ और आज ही एसेट आ गया तो वहां पर इंसेप्शन और कमेंसमेंट इक्वल हो गई, ठीक है। लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि द एसेट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड लायबिलिटी शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम एट द डेट ऑन विच द एसेट वाज अवेलेबल फॉर यूज। यानी राइट ऑफ यूज एसेट जब क्रिएट होगा एंड दिस डेट इज नोन एज कमेंसमेंट ऑफ लीज। अब ये दो चीजें आ गई, राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लायबिलिटी। अब इसकी डिस्कशन करते हैं। नंबर वन, राइट ऑफ यूज एसेट इंक्लूड्स, राइट ऑफ यूज एसेट्स में क्या क्या शामिल होगा। नंबर वन, नंबर ए, एनी पेमेंट made by lessee at or before commencement of lease, commencement of lease, अगर किसी किस्म की कोई पेमेंट की है लेसी ने लेसर को कमेंसमेंट ऑफ लीज वाले दिन या उससे पहले, जैसे मैंने अभी बोला कि इंसेप्शन ऑफ लीज भी उससे पहले होगी, और इंसेप्शन ऑफ लीज पे अगर कोई डाउन पेमेंट आप करते हैं दैट डाउन पेमेंट शैल बी इंक्लूडेड इन द राइट ऑफ यूज एसेट। नंबर टू, प्रेजेंट वैल्यू of lease liability, ये दो वर्ड आपने ज़हन में रखने हैं, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। लीज लाइबिलिटी और कई जगह पे मैं वर्ड यूज करूंगा आगे जाकर लीज पेमेंट्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लीज पेमेंट वो है जो इंसेप्शन से लेकर उसकी कंप्लीशन तक जो पेमेंट लेसी ने लेसर को की है वो सारी लीज पेमेंट्स हैं। लेकिन अगर कुछ पेमेंट्स वो कर चुका है ईयर एंड पर, जिस साल के अकाउंट्स बना रहे हो उस डेट तक जो फ्यूचर में पेमेंट करनी है वो लीज लायबिलिटी है, ठीक है। तो लिहाजा ये याद रखिएगा कि अगर आपने पेमेंट उसी दिन कर दी है या उससे पहले कर दी है वो लीज लायबिलिटी नहीं रही, लीज पेमेंट है। तो यहां पर वो पेमेंट आ गई और फिर जो फ्यूचर में अमाउंट पे करनी है दैट इज नोन एज लीज लायबिलिटी। अब इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट वैल्यू में क्यों कन्वर्ट करना है? आपको अकाउंटिंग में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इवन FR1 में भी आप IFRS 15 में भी पढ़ चुके हो, हर वो चीज जिसकी ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा हो, अगर कोई मुझे अमाउंट 2 साल के बाद मिलनी, 3 साल सर के बाद आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अपना माइक चेक करें, बाकियों को आ रही है मेरे ख्याल में। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स आपको आ रही है? यस सर आ रही।
हाँ, तो आप इसको अपना रिफ्रेश करें, मेरा ख्याल आपके उसमें मसला होगा। ओके, मैं दोबारा बोलता हूं, मैं क्या लास्ट वर्ड क्या बोला था मैंने, चले नहीं, अगर कोई पेमेंट आप उस डेट से कमेंसमेंट से पहले कर चुके हैं या उस डेट तो कर चुके हैं, वो भी राइट ऑफ यूज एसेट है। जो आपने फ्यूचर में पे करना है वो भी लीज लाइबिलिटी है, लेकिन उसको प्रेजेंट वैल्यू में लाजमन कन्वर्ट करना है, क्योंकि लीज पीरियड इज मोस्टली मोर देन 1 ईयर, इसलिए इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। 3 नंबर सी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। इसको हम आईटीसी भी सिंपली कहते हैं। वर्ड्स ये जो एब्रिविएशन में मुख्तलिफ यूज कर रहा हूं, जरा आसान हो जाता है बजाय कि मैं पूरे पूरे वर्ड्स यूज करूं। आईटीसी, पेड बाय लेसर, लेसी। व्हाट इज इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट? आईडीसी क्या होता है? हर वो कॉस्ट जो कि लेसी लेसर को पे करता है, जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है लीज के साथ, उसको आईडीसी कहते हैं। जैसे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, जब लीज अप्रूव होती है तो उसके बकायदा लीगल डॉक्यूमेंट बनते हैं, और उस लीगल डॉक्यूमेंट पर जो कॉस्ट आएगी वो लेसी पे करेगा, वो आईडीसी बनेगी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। चूंकि जैसे मैं एक सिंपल बात करता हूं, आप लैंड खरीदते हो, बाइंग में आओ, लैंड खरीदते हो, उस पर आप लीगल फी पे करते हो, यानी आप इसको आसान कर लो, रजिस्ट्री, इंतकाल वगैरह जब प्लॉट का या प्रॉपर्टी का होता है उस पर भी कॉस्ट आती है। मुझे बताइए कि क्या उस कॉस्ट को मैं कॉस्ट ऑफ लैंड में ऐड करूंगा? बोलिए। यस सर। जी बिल्कुल करूंगा। तो सेम यही वो चीज है, क्योंकि ये एसेट है, राइट ऑफ यूज एसेट मेरा एसेट है और नॉन करंट एसेट है, तो लिहाजा उस पर अगर कोई ऐसी कॉस्ट की है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, जो उसकी लीगल फी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी की सारी कॉस्ट इसके अंदर ऐड होगी। ठीक है। और नंबर डी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, लेकिन इसके साथ मैं लिख रहा हूं इफ एप्लीकेबल। ये तमाम एसेट्स पे अप्लाई नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लीज करवा रहा हूं डिलीवरी व्हीकल्स, कार्स, डिलीवरी वैन्स, ट्रक्स, अगर मैं ये करवा रहा हूं लीज, तो ऑब्वियसली उसकी तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट होनी नहीं, तो ये ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं प्लांट करवा रहा हूं, प्लांट लीज करवा रहा हूं, प्लांट एंड मशीनरी, तो नेचुरली बात है प्लांट इंस्टॉल किया जाता है, और जिस वक्त वो इंस्टॉल आपकी लाइफ खत्म होती है फिर डिसमेंटल किया जाता है, और उसकी कॉस्ट भी आप उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद। और ये कोई नई चीज नहीं है, इवन IAS 16 के अंदर भी ये पढ़ चुके हैं। तो ये जो एसेट लीज करवा रहे हैं ये उसी पे अप्लाई होगा जो, और नेचुरल सी बात है, जो IAS 16 में फॉल कर रहा है। ठीक है, कि IAS 16 में फॉल करेंगे उस पर आप ये क्रिएट करेंगे। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इसकी जर्नल एंट्रीज पास करो, तो बताइए एंट्री क्या बननी चाहिए? एक एक एंट्री करते हैं, एक एक। एनी अमाउंट पेड बाय लेसर, बिफोर का वर्ड लिख लीजिएगा, चलो ऐड की तो एंट्री आसान है। बिफोर, अगर आप कमेंसमेंट ऑफ लीज पर आप उससे पहले कोई पेमेंट कर चुके हो, उसको भी मैंने राइट ऑफ यूज एसेट में ऐड करना है, तो बताइए क्या एंट्री बननी चाहिए? चूंकि मैंने लिखा है राइट ऑफ यूज एसेट इंक्लूड, तो यकीनी बात है ये तमाम चीजें जो है वो डेबिट किसे करेंगी? बोलिए। एसेट को। एसेट को। और उस एसेट का नाम क्या है? राइट ऑफ यूज एसेट। लेकिन ये पहले केस में जब बिफोर का वर्ड खास तौर पे आ रहा है, तो बताइए मैं क्रेडिट किसे करूं?
क्या मैं कैश को क्रेडिट कर सकता हूं? Yes, sir. अगर कैश को क्रेडिट तो तब कर सकता हूं जब मैं ऐट का वर्ड यूज करूं, यानी आज मैं पेमेंट कर रहा हूं तो फिर तो कैश आ सकता है, लेकिन अगर आज से पहले पेमेंट कर चुका हूं फिर मैं क्या करूंगा? एडवांसेस यस एडवांसेस एब्सोल्युटली, क्योंकि एडवांसेस जिस दिन मैंने इंसेप्शन ऑफ लीज पर कोई पेमेंट की है, इंसेप्शन ऑफ लीज पर, ठीक है, सपोज मैंने 1 मिलियन पे किया है, वो डाउन पेमेंट थी, तो जिस दिन मैं रिकग्नाइज करूंगा लीज, वो तो कमेंसमेंट ऑफ लीज है, जिस दिन रिकग्नाइज करूंगा तो वो जो पेमेंट पहले कर चुका हूं मैं, वो भी उस राइट ऑफ यूज एसेट में ऐड होगी, इसलिए हमने डेबिट करके एडवांसेस को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब आपने पे किया था उस वक्त एडवांसेस डेबिट किया था और कैश क्रेडिट किया था। ये तो है इफ द पेमेंट इज मेड बिफोर। और अगर एट हुई हो तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? वो तो सिंपल है, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये अगर उसी दिन पेमेंट की है। नंबर बी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी। अब ये बी की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी, जितनी अमाउंट अभी मैंने फ्यूचर में पे करनी है फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट अप टू अबेंडनमेंट ऑफ लीज, जितनी पेमेंट मैंने करनी है उसको मैं पहले प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा। कन्वर्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको राइट ऑफ यूज एसेट में इंक्लूड करूंगा, तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई, राइट ऑफ यूज एसेट मैंने डेबिट किया, लेकिन चूंकि ये अमाउंट मैंने अभी पे करनी है तो ये मेरी लीज लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, मैं लीज लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दूंगा। तो इस तरह लीज लाइबिलिटी, ये जो मैंने ऊपर पढ़ा था कि इट शैल रिकॉग्नाइज राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लाइबिलिटी, तो लीज लाइबिलिटी खुद ब खुद रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। सी, आईडीसी, एनी आईडीसी पेड बाय लेसी, अगर लेसी ने किसी किस्म की आईडीसी पे की है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पे की है, तो तब भी ये कॉस्ट में ऐड होना है, यानी एसेट को मैं डेबिट करूंगा, राइट ऑफ यूज एसेट को, और चूंकि पे कर रहा हूं तो कैश को क्रेडिट कर दूंगा। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। इसी तरह डी को देखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट इफ एप्लीकेबल। बताइए किसकी एंट्री क्या होगी? एनीवन, क्या होनी चाहिए एंट्री? राइट ऑफ यूज एसेट क्रेडिट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट डेबिट। जी, और क्रेडिट होगी, इसको हम नाम देते हैं डी कमीशनिंग प्रोविजन, IAS 37 डी कमीशनिंग प्रोविजन। स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, वो अब मुझे रेस करने पड़े। डीकमीशनिंग प्रोविजन, ये IAS 37 के थ्रू क्रिएट होती है। IAS 37 भी हमारे सिलेबस में है, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये जितनी चीजें मैंने लिखी ये राइट ऑफ यूज एसेट में ऐड होंगी और ये उसकी जर्नल एंट्रीज होंगी। ये जितनी भी एंट्रीज मैंने की हैं ये सारी इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। जी, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन करना हो तो प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चन यहां तक। ओके, जी आगे चलते हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ये देखिएगा बोर्ड यहां से नजर आ रहा है आप लोगों को, ये वाला हिस्सा भी। जी, ये जो मैंने लिखा है आपको नजर आ रहा है आप लोगों को बोर्ड? यस ओके सर, मेजरमेंट एंड पे थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा। ओके, मैं इस साइड पे ले आता हूं।
नहीं, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, दो चीजों की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करनी है। नंबर वन, राइट ऑफ यूज एसेट इनिशियली रिकॉग्नाइज हो गया, बताइए सब्सिक्वेंटली क्या होना चाहिए, आप बताइए सब्सिक्वेंटली क्या होगा। पेमेंट्स होंगी। नहीं, मैं इसका राइट ऑफ यूज एसेट की बात, जो आप बात कर रहे हो वो तो लीज लाइबिलिटी की होगी ना, मेरी बात समझो ना, जो आप बात कर रहे हो कि फ्यूचर में पेमेंट। जी यस सर। डेप्रिसिएशन। यस, यानी ये बिल्कुल एसेट है, ठीक है ना, ये तो एसेट है। अब इसको मैंने डेप्रिसिएट करना है, यानी फ्यूचर सब्सिक्वेंटली इट शैल बी डेप्रिसिएटेड। एट ईच ईयर एंड, हर साल के एंड पर आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे ऑन राइट ऑफ यूज एसेट। अच्छा, अब सवाल यह है कि डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड करेंगे। यहां पर इसका जो ट्रीटमेंट है थोड़ा सा डिफरेंट है IAS 16 से। यहां इसको दो हिस्सों में मैं डिवाइड करूंगा। जब भी डेप्रिसिएशन निकालनी है राइट ऑफ यूज एसेट की, आपने पहले ये डिसाइड करना है कि वेदर द ownership is transferred, ownership of asset transferred to lessee, transferred to lessee at end of lease period। ये एक मैंने स्टेटमेंट लिखी है आपके सामने, इस चीज को जज करना है आपने। Ownership of asset transferred to lessee at the end of lease period. Answer can be yes, answer can be no। यानी दोनों सिचुएशन हो सकती हैं फाइनेंस लीज में। फाइनेंस लीज में यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ओनरशिप ऑफ द एसेट इज ट्रांसफर टू द लेसी एट द एंड ऑफ लीज पीरियड। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ओनरशिप ऑफ द एसेट शैल नॉट बी ट्रांसफर टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड। दोनों केसेस में डेप्रिसिएशन का रूल डिफर करता है। अगर मैं कहता हूं कि जी ओनरशिप शैल बी ट्रांसफर टू द लेसी एट द एंड ऑफ लीज पीरियड, तो याद रखिएगा डेप्रिसिएशन शैल बी बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ, सिमिलर टू IAS 16, सिमिलर टू IAS 16, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, यानी यूजफुल लाइफ पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर ओनरशिप एसेट की ट्रांसफर नहीं हो रही लेसी को एंड ऑफ द लीज पीरियड, तो इसका दूसरा मीनिंग क्या लेंगे कि एसेट ओनरशिप विल बी ट्रांसफर टू लेसर। उस सूरत में हम लेसी कितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा। स्टैंडर्ड IFRS 16 हमें कहता है लोअर ऑफ नंबर 1 यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, and number 2 is the lease period. In other wording, I can say the depreciation should be based on lower of useful life of asset or lease period. जो इनमें से कम है उसको आपने उसकी बेस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। और इस ये जो चीज आपके सामने लिखी है मैंने स्टैंडर्ड की, ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई डिफरेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल है। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपसे कहूं कि एक एसेट है जिसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 10 इयर्स है, ये अलहदा से मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा एग्जांपल से क्लियर करना चाहता हूं। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट जो है वो 10 इयर्स है और लीज पीरियड आप कराते हो, लीज पीरियड 8 इयर्स के लिए है, 8 इयर्स के लिए। और हम कहते हैं जी ऑनरशिप ट्रांसफर्ड टू लेसी,
transferred to lessee at end of lease period। गौर से देखिए, हमने रूल में क्या कहा था? रूल में यह कहा है कि अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो डेप्रिसिएशन शैल बी बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ। लॉजिकली देखते हैं कि क्या ये बात ठीक है? देखिए, आपने 10 साल एक एसेट है आपके पास जिसकी लाइफ 10 इयर्स है, लेकिन आपने लीज करवाई है 8 ईयर की। मुझे बताओ कि 8 साल के बाद क्या होगा? यकीनी बात है 8 साल के बाद एसेट जो है वो लेसी के पास ऑनरशिप भी आ जाएगी। तो लेसी कितने साल के लिए यूज करेगा? 8 ईयर या 10 ईयर के लिए? 10 अंडरस्टूड है, क्योंकि ऑनरशिप अब ट्रांसफर हो जाएगी, अगले 2 साल भी वो यूज करेगा। तो ऑटोमेटिकली यहां पर हमने यूजफुल लाइफ ही लेनी है, ठीक है। इवन यूजफुल लाइफ अगर 7 ईयर कर दूं तब भी मैंने यूजफुल लाइफ 7 ईयर लेनी है। लेकिन अगर मैं यहां आता हूं, अगर मैं कहता हूं ऑनरशिप नॉट ट्रांसफर्ड, मैं इसको नॉट में कन्वर्ट कर देता हूं, तो रूल हमें ये कहता है इन दोनों में से जो कम है उस पर वो लेना है आपने। वो क्यों? लॉजिक क्या है? यूजफुल लाइफ 10 इयर्स है, 8 साल के बाद ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी लेसी को। इसका मतलब है कि 8 साल के बाद एसेट लेसी को वापस करना पड़ेगा। जब वापस करना पड़ेगा तो मुझे खुद बताइएगा कि लेसी 10 साल तक एसेट को यूज कर सकता है? आंसर इज नो, नहीं कर सकता। इसलिए फिर हम लोअर का कॉन्सेप्ट रखते हैं, हम लीज पीरियड पर लेंगे, ठीक है। सिंपल ये रूल याद रखना है। सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन में अगर तो ऑनरशिप लेसी को ट्रांसफर हो रही है तो आप यूजफुल लाइफ पे लोगे, अगर लेसी को ट्रांसफर नहीं हो रही एंड ऑफ द लीज पीरियड तो फिर आप इन दोनों में से जो कम है उसको लोगे, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट और लीज पीरियड, ठीक है जी। इससे आगे चलिएगा नेक्स्ट में। ये तो था सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट। नंबर 2, subsequent measurement of lease liability। इसके लिए स्टैंडर्ड 2 लाइनें लिखता है, तो उसको मैं मुख्तसरन आपके सामने लिख रहा हूं। नंबर 1, लीज लाइबिलिटी shall be increased by finance cost calculated in accordance with effective interest rate method। Interest rate method as specified in IFRS 9 financial instruments। यानी आप क्या करोगे कि हर साल के एंड पर जाकर जितना भी लीज लाइबिलिटी पे फाइनेंस कॉस्ट बनती है, जो मैं कैलकुलेट करूंगा इस मेथड के थ्रू, उसकी डिस्कशन अभी अलग से करेंगे। जो भी फाइनेंस कॉस्ट आएगी उस फाइनेंस कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे लीज लाइबिलिटी में, क्योंकि जो पूरा साल अगर मैं एसेट यूज करता हूं तो जितनी भी मेरी फाइनेंस कॉस्ट है वो मेरी लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगी। लेकिन साथ ही नंबर 2 shall be decreased, लीज लाइबिलिटी डिक्रीज भी होगी। कितनी अमाउंट से? बाय रेंटल पेमेंट्स। जो रेंटल पेमेंट कर रहा है लेसी लेसर को, उससे लीज लाइबिलिटी कम हो जाएगी। यानी फाइनेंस कॉस्ट से लीज लाइबिलिटी बढ़ेगी और जो रेंट पे करोगे यानी इंस्टॉलमेंट जो पे करोगे उससे लीज लाइबिलिटी कम हो जाएगी। ये दोनों सिचुएशन आपने माइंड में रखनी है। 2 एंट्रीज हम इसकी पास करते हैं। अब मैं जरा जर्नल एंट्रीज की तरफ आऊं। इन दोनों केसेस में राइट ऑफ यूज एसेट चूंकि सब्सिक्वेंटली डेप्रिसिएट होना है, डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको आती है। क्या एंट्री करोगे एनीवन?
डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होगी? जी खामोश हो जाते हो। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा। जी गुड। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये तो पड़ी हुई है एंट्री, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। लेकिन इधर आइएगा, पहली एंट्री क्या होगी? नंबर 1 की, नंबर 1 की एंट्री क्या होगी? वर्डिंग से अंदाजा लगाओ। वो कहता है लीज लाइबिलिटी शैल बी इंक्रीज्ड। भाई लीज लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो मुझे बताओ ये डेबिट होनी चाहिए या क्रेडिट? क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट। तो फिर किसकी वजह से हो रही है? बाय फाइनेंस कॉस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं डेबिट करूंगा फाइनेंस कॉस्ट को या इंटरेस्ट एक्सपेंस को, ये डेबिट होगा। और लीज लाइबिलिटी मैं क्रेडिट कर दूंगा। दूसरी एंट्री क्या होगी? वो कहता है शैल बी डिक्रीज्ड। क्या डिक्रीज? लीज लाइबिलिटी शैल बी डिक्रीज। मुझे बताइए जब लीज लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या करोगे? डेबिट क्रेडिट? डेबिट होगी सर। डेबिट। तो लीज लाइबिलिटी को डेबिट करूंगा। बाय रेंटल पेमेंट, और पेमेंट यकीनन कैश में होती है, तो मैं कैश या बैंक अकाउंट को जी बिल्कुल क्रेडिट कर दूं। अच्छा इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि इसकी सेपरेट एंट्री करो। स्टैंडर्ड की वर्डिंग दो अलग लाइंस लिख रही है, इसलिए इसको अलग अलग करो। पहली एंट्री फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, देन लीज लाइबिलिटी डेबिट और बैंक या कैश क्रेडिट। तो ऑटोमेटिकली जितनी अमाउंट से इंक्रीज हो रही है वो कम है, जो पेमेंट कर रहे हो वो यकीनन ज्यादा है। तो ऑटोमेटिकली हर साल के बाद लाइबिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपका सिंपल मैंने इनिशियल और सब्सिक्वेंट लिया। टिल द, ये प्रोसेस चलता रहेगा टिल द एंड ऑफ लीज पीरियड, यानी जब तक लीज खत्म नहीं होती ये कंटिन्यू होगा। ये जो इनिशियल वाली एंट्री हमने पढ़ी थी इससे पहले, जो मैंने बोर्ड रेस कर दी है, वो वन टाइम एंट्री होगी, ओनली वन टाइम। लेकिन हर साल सब्सिक्वेंटली जो एंट्रीज होंगी वो ये होंगी, ये भी और ये भी, दोनों एंट्री हर साल होती चली जाएंगी। जैसे 5 साल के लिए लीज है तो आप इनिशियली 0 ईयर कहते हैं हम इसको, स्टार्ट पीरियड को, उस वक्त इनिशियल एंट्री होगी और फिर ईयर एंड, ईयर 2, 3, 4, 5 हर साल के एंड पे ये एंट्रीज पास करेंगे जब तक के लीज लाइबिलिटी 0 ना हो जाए। ठीक है जी। अब आगे चलिए, नेक्स्ट में कैलकुलेशन सीखनी है। अब आपने, हमने पढ़ा है इससे पहली लाइन में इनिशियल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी, ये कैसे कैलकुलेट होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल कर देता हूं मैं वर्ड, लीज रेंटल। इसमें दो सिचुएशन आप देख सकते हो। एक तो ये होता है कि पेमेंट वाज मेड एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ पीरियड, यानी आपने एसेट ले लिया और हर पीरियड के एंड पर आप पेमेंट कर दो। पीरियड कैन बी मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। वैसे जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है वो एनुअली आता है। क्यों? क्योंकि अगर मंथली देगा तो 5 साल की लीज है तो 60 इंस्टॉलमेंट बनती हैं, तो उतना लंबा स्केड्यूल तो वो कभी भी नहीं मांगेगा, वो मैक्सिमम 5 साल तक रहता है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि हाँ, एक मरतबा उसने पेपर में बाई एनुअल पूछ लिया था, यानी 6 मंथली इंस्टॉलमेंट में, वो तो बात डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं पहले एनुअल डिस्कस कर रहा हूं। एनुअल, अगर एंड ऑफ द पीरियड आप कर रहे हो तो हम फार्मूला क्या यूज करते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए? आर इंटू, आर की जगह एन्युटी भी लिख सकते हो। ये चूंकि फार्मूला मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ तरीकों से लिखा होता है, ए बी सी, ये जो वर्ड्स हैं ये रिप्लेस होते रहते हैं, तो जैसे आपने पढ़ा है उस तरह पढ़ लो। क्यूएमएस में 1 माइनस 1 प्लस स्मॉल आर रेज टू पावर माइनस, कुछ बुक्स में आई लिखा हुआ है, माइट भी कि आपने आई पढ़ा हो, डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, तो इसके मुताबिक आप चेंज कर सकते हो। हियर आर स्टैंड्स फॉर रेंटल,
ये जो आप लीज में रेंटल पे करोगे ये आर है, जिसको इंस्टॉलमेंट कह लो कि आपने इतनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। आर का मतलब, स्मॉल आर का मतलब रेट इम्प्लिसिट इन लीज या इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में जो दिया है अभी, जो मैंने आपके साथ डिस्कशन की है, ठीक है। और तीसरा एन का मतलब यहां पर नंबर ऑफ रेंटल्स इन अ ईयर। जैसे अगर मैं एनुअल की बात कर रहा हूं तो पूरे साल में आपने कितने रेंटल पे करने हैं, एक, तो ये N1 हो जाएगा, ठीक है। इन अ ईयर बट मल्टीप्लाई बाय लीज पीरियड, इसको मैं समझा देता हूं पूरा, मल्टीप्लाई बाय लीज पीरियड। अब जैसे आपने 5 साल के लिए लीज करवाई और एग्रीमेंट ये हुआ कि हर साल इंस्टॉलमेंट पे करनी है एंड ऑफ द पीरियड, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक साल में कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, आप कहोगे 1, कितने सालों तक पे करनी है, मल्टीप्लाई लीज पीरियड 5, तो 1 into 5 करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली N5 हो जाएगा, ठीक है। अब आइएगा अगर बाय एनुअल का केस है, साल में 2 मरतबा कर रहे हो पेमेंट, तो फिर नेचुरल सी बात है कि 2 मरतबा अगर पेमेंट कर रहे हो तो एक साल में 2 मरतबा, तो N 5 साल की लीज में 5 नहीं होगा, 5 ईयर की लीज में N10 हो जाएगा, यानी 2 into 5, ठीक है। यही चीजें इसमें 3 चीजें यूज होती हैं, इसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे। बाकी जो है वो चूंकि 4-5 मिनट रह गए, कल इंशाल्लाह इसको यहां से कंटिन्यू करूंगा। और मैं अटेंडेंस जरा देख लूं और देख लूं किसके बच्चे की इनरोलमेंट नहीं हुई।